करीब 100 साल पहले जब दुनिया शांति से जी रही थी, अचानक पूरी दुनिया पर एक ऐसा हादसा टूट पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऊपर से एक बम गिरा जिसे लोग डेमोक्रेसी बॉम्ब कह रहे थे। किसी को नहीं पता कि उसे अमेरिकन ने गिराया, नॉर्थ कोरिया ने, या फिर कोई अनाड़ी रूसी था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया पर एक खतरनाक जंग की परत छा गई। शहर से लेकर गांव तक सब कुछ सड़ गया। जमीन, तालाब, नदियां, झीलें, यहाँ तक कि इमारतें भी धीरे धीरे गलकर खत्म हो गईं। आखिर में ये धरती एक सूनी, ठंडी और डरावनी वीरान बंजर जमीन में बदल गई। इसी उजड़े हुए नज़ारे के बीच एक रहस्यमयी नौजवान दिखाई दिया, सिर से पैर तक ढका हुआ, जैसे कोई खौफनाक भूत सपनों से निकलकर सामने खड़ा हो गया हो। और उस वक्त वो एक चौकी पर अटक गया था। वो इंतजार कर ही रहा था कि उसकी नज़र सामने लगे एक वांटेड पोस्टर पर गई। तभी मोटा ताज़ा मैनेजर बोला, ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसको पकड़ने के लिए हर जगह तलाशी चल रही है। सुना है इसके पास मोल्ड को उगाने की ताकत है। उस वक्त फंगी अब खाने की चीज़ नहीं रही थी, बल्कि जहर का निशान बन गई थी। शहर में लोग रहते थे, काम करते थे, कारोबार चलता था, लेकिन हवा हमेशा डर से भरी रहती थी। हर गली, हर दुकान पर पहरेदार घूमते मिलते। जहां किसी को फंगी का लेन देन करते पकड़ लेते, सीधे गिरफ्तार कर लेते। गार्ड्स के लिए फंगी अब नशे जैसी हो गई थी। कोई भी इसमें पकड़ा जाता तो सीधे अपराधी मान लिया जाता था। शहर के पुराने मोहल्ले में एक कोठा था जहां लाल बत्तियां टिमटिमा रही थी। वहां की मोटी मालकिन कुर्सी पर पसर कर अपनी दुख भरी जिंदगी का रोना रो रही थी। आसपास बैठी जवान लड़कियां बस दिखावे के लिए उसकी बातें सुन रही थी। कभी कभी हाँ अच्छा कह देती, वरना असल में तो वो आपस में चुगली और गपशप में लगी थी। उसी कोठे के एक अलग कमरे में एक जवान लड़का और लड़की कुछ अजीब सा काम कर रहे थे। पहली नजर में देखने वाला समझ बैठता कि वो कोई गलत हरकत कर रहे हैं। अचानक लड़की चीख उठी, नहीं, ये बहुत बड़ा है। तो लड़के ने बड़े प्यार से कहा, बड़ा होना ही असरदार है। और सुनने वाले के मन में अगर कुछ गलत ख्याल आया हो तो समझ लो तुमने ही गलत सोचा। असल में वो दोनों जिस काम में लगे थे वो था दवा का इंजेक्शन लगाना। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि माइलो था, एक नौजवान डॉक्टर। लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। माइलो दिन रात कोशिश करता था कि लोगों की देह को खा रही रस्ट डिजीज से उन्हें बचा सके। उसका अपना क्लिनिक नहीं था, लेकिन दयालु वेश्या औरतों ने अपने कोठे का एक कोना उसे उधार दे दिया था, जहां वो इलाज करता था। एक दिन माइलो दो गरीब बाप बेटे का इलाज कर रहा था। तभी कोठे की मालकिन ने कहा, सुनो, एक अफवाह है। लोग कहते हैं कि ये जो फंगी की रखवाली करने वाले हैं वही असली गुनहगार हैं। उन्हीं ने ये जंग फैलाई जिसकी वजह से पूरी दुनिया उजड़ गई। इलाज पूरा करके जब माइलो ने सामान समेटा तो मालकिन ने उसे हंसते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, तुम्हारे लिए एक रात मुफ्त का इंतजाम कर देती हूँ। लड़कियां भी तैयार हैं। ये सुनते ही सब लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। अगर कोई और होता तो शायद मना ना करता, लेकिन माइलो बस मुस्कुरा दिया और बोला, मैं हैंडसम तो हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनकर सब हंस पड़े और उसे और ज्यादा पसंद करने लगे। घर लौटते वक्त माइलो अपनी जानी पहचानी बेकरी पर रुका। वहां से उसने थोड़ा खाना लिया और उसी समय चुपचाप दुकानदार से फंगी भी खरीद ली। दुकानदार ने उसे देते हुए घबराहट में कहा, सावधान रहना डॉक्टर बाबू, अगर गार्ड्स ने पकड़ लिया तो पूरा शहर उलट जाएगा। क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में माइलो ही वो अकेला इंसान था जो डॉक्टर भी था और इंसानियत का आखिरी सहारा भी। इस शहर के लोग माइलो के बिना रह ही नहीं सकते थे। बेकरी वाला भी उससे पैसे नहीं लेता था, क्योंकि कभी पहले माइलो ने उसकी बेटी का इलाज मुफ्त में किया था। लेकिन माइलो सीधा साधा इंसान था। उसने जिद करके पैसे वहीं छोड़ दिए और फिर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने रोटी अपनी बड़ी बहन को दी। वो बहन जो पहले गार्ड थी, मगर अब जंग की बीमारी से पीड़ित होकर नौकरी छोड़नी पड़ी। दोनों भाई बहन की रोजी रोटी अब ज्यादातर माइलो पर ही टिकी थी। खाना खाते ही माइलो दवा बनाने में जुट गया। उसे कमेटी की तरफ से एक आधुनिक फॉर्मुलेशन मशीन दी गई थी जिसमें वो दवाइयाँ तैयार कर सकता था। बहन ने चिंतित होकर उसे समझाया, सावधान रहना भाई, किराकावा से ज्यादा नजदीकी मत रखना। वो कमेटी का चेयरमैन है, चालाक मक्कार आदमी है। उसने आज तक किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दिया। उसके चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं होगा।
लेकिन माइलो बस मुस्कुरा दिया। मैं किसी से नहीं डरता, मेरा बस एक ही मकसद है, रस्ट डिजीज का इलाज ढूंढकर इस शहर को बचाना। उधर चौकी के दफ्तर में मोटा अफसर उसी रहस्यमयी वांटेड क्रिमिनल की डींगे हाँक रहा था। वो कह रहा था उसके पास ऐसी ताकत है कि उसके पीछे जो लाशें पड़ी हैं वो सब उसी ने उठाई हैं। उसके साथ खड़ा नकाबपोश आदमी और भी सवाल पूछता रहा। मोटे ने समझाया, ये सब लाशें ही हैं। अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। शहर के बाहर अचानक बड़े बड़े मशरूम उगाए हैं जो टावर जितने ऊंचे हैं। घर पर ये सुनकर माइलो की बहन बेचैन हो उठी। माइलो ने बहन से इजाजत मांगी कि उसे दवा पहुंचानी है। जाते जाते बहन ने फिर कहा, बहुत होशियार रहना। माइलो अपनी योजना के हिसाब से बेकरी पहुंचा फंगी लेने, लेकिन तभी एक बच्चा उसका सामान छीनकर भाग गया। माइलो तुरंत उसके पीछे भागा और तंग गली में घुस गया। वहां पहुंचते ही वो बच्चे के जाल में फंस गया। बच्चे ने जब माइलो का नाजुक चेहरा देखा तो समझा कि वो लड़की है और हमला रोक दिया। तभी माइलो गरज कर बोला, मैं मर्द हूँ, पूरा मर्द। फिर भी उसने बच्चे को दोष नहीं दिया। उसकी आंख पर लगी चोट का इलाज किया और वादा किया कि अगली बार मिलूंगा तो पेट भर खाना खिलाऊंगा। बच्चा चला गया और तभी अचानक सामने कीराकावा आ गया। उसने मीठी बातों में माइलो को फुसलाने की कोशिश की, चलो मेरे साथ बड़े शहर, वहाँ मरीजों का इलाज अच्छे हालात में कर पाओगे। लेकिन माइलो ने फिर साफ इनकार कर दिया, मेरे अपने मरीज यहीं हैं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कीराकावा पीछे नहीं हटा, वो और करीब आया। माइलो को डर लगा कि कहीं उसके हाथ में छिपी फंगी का बैग ना दिख जाए। तभी अचानक सड़क के बीच में ही एक विशाल मशरूम फटकर बाहर निकल आया। कीराकावा का ध्यान वहीं बट गया और वो वापस चौकी की तरफ चला गया। उधर चौकी में नकाबपोश ने सिर उगल दिया, ये लाशें दरअसल साधुओं की हैं, मैं इन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। गार्ड्स ने उसकी बात पर यकीन तो कर लिया, लेकिन उसके पास रखे धनुष पर शक जताया, क्योंकि शहर में धनुष जैसे हथियारों पर पाबंदी थी। तभी उस साधु ने अपना असली रूप दिखाया। उसके जलते हुए लाल बाल चमक उठे। उसने एक तीर चलाया और जमीन से फंगी उभर आई जो हर तरफ तबाही मचाने लगी। गार्ड से भागते भागते वही साधु माइलो से जा टकराया। इधर घर पर माइलो की बहन ने फिर से अपनी पुरानी गार्ड यूनिफॉर्म पहन ली। वो ठान चुकी थी कि शहर की रक्षा करने जाएगी। जैसे ही माइलो वापस आया और उसे रोकने की कोशिश की, उसकी बहन ने उसे ज्यादा बोलने पर बेहोश कर दिया। और जब तक माइलो को होश आया, उसकी बहन पहले ही जा चुकी थी। माइलो के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने लैब में जुट गया और नई मिली फंगी से दवा तैयार करने लगा। अचानक पीछे से आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वहाँ लाल बालों वाला नौजवान खड़ा था और उसके साथ एक बुरी तरह घायल बूढ़ा आदमी। उसने खुद को बिस्को बताया, वही इंसान जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। कुछ देर पहले गार्ड्स ने उससे सबूत मांगा था कि वो सच में साधु है। अगर साधु हो तो कोई धार्मिक श्लोक सुनाओ। सुनने में ये एक आसान सी मांग थी, लेकिन उस वक्त बिस्को के लिए किसी श्लोक को याद करना मुश्किल हो गया था। खामोशी भारी हो गई। वो जानता था अगर एक भी गलती हुई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसने बिना सोचे समझे कार्रवाई की। उसने एक तीर चलाया जो दरवाजे को चकनाचूर कर गया। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे, धूल का गुबार फैल गया और तभी गिरा हुआ कपड़ा हट गया, जिसके पीछे बिस्को के दादाजी और एक विशाल केकड़ा नजर आया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। फौरन बिस्को और उसके दादाजी भाग खड़े हुए। दूर से पैरों की धमक और मशीन गनों की आवाजें गूंज रही थीं। हिप्पोपोटामस गार्ड्स अपनी बड़ी बड़ी मशीन गनों के लेकर पीछे दौड़े। गोलियों की बौछार जमीन में गहरे गड्ढे खोद रही थी। धुआं और मिट्टी से पूरा रास्ता ढक गया। बिस्को झटके से अपने केकड़े की पीठ पर कूदा, हाथ में धनुष कसकर पकड़ा और ताबड़तोड़ तीर चलाने लगा। उसकी निपुणता और रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई गार्ड पास तक न आ सका। उधर उसके दादाजी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने खास फंगी इस्तेमाल की जिनसे उछलने की ताकत मिलती थी। एक ही छलांग में दोनों शहर के दीवार के पार पहुंच गए। इस अचानक उछाल से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। ब्राड संभल भी ना पाए। अंदर पहुंचते ही बिस्को ने माइलो को वही फंगी दी जिसकी जरूरत दादाजी का इलाज करने की थी। मगर दादाजी बुरी तरह घायल थे। खून कपड़ों में समा गया था, सांसें धीमी हो रही थी। माइलो, जिसकी नाक शिकार करने वाले कुत्ते जैसी तेज थी, खून की गंध से समझ गया कि घाव बेहद गंभीर है। सिर्फ दवा खिलाने से कुछ नहीं होगा। उसने तुरंत सर्जरी करने की जिद की। बिस्को, देर हुई तो जान नहीं बचेगी। बिस्को ने भारी मन से हामी भर दी।
ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। दिल में शंका बहुत थी, लेकिन हालात में और कोई चारा नहीं था। मगर मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही माइलो और बिस्को काम शुरू करने वाले थे, किराकावा के आदमी वहाँ पहुँच गए। एक चेतावनी वाली गोली चलाई और माहौल डर से भर गया। अब बिस्को के पास और कोई चारा न था। उसने ताबड़तोड़ तीर छोड़े, दुश्मन को रोकने की कोशिश की। वो इंतजार करता रहा कि खरगोश चेहरे वाले गुंडे पास आए, और जैसे ही वो करीब पहुंचे, मौका देखकर माइलो और दादाजी को लेकर निकल पड़ा। माइलो का छोटा सा क्लिनिक अब फंगी से भर चुका था। वो जगह किसी विकृत जंगल जैसी हो गई थी। माइलो को अफसोस तो हुआ, मगर अगर वो इस जगह को ना छोड़ते तो सबकी जान खतरे में पड़ जाती। तभी ठीक नाजुक वक्त पर माइलो की बहन गाड़ी लेकर अधम की। उसने सीधा उस बैरिकेड में टक्कर मारी जहां गार्ड्स रास्ता रोककर खड़े थे, और क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग कमांडर थी, गार्ड्स ने तुरंत उसके आदेश मान लिए। उस दिन की सारी घटना विस्तार से रिपोर्ट हुई। दोपहर में बिस्को और उसके दादाजी को गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। आखिरी रास्ता बचा था, खास फंगी का इस्तेमाल कर फिर से शहर की दीवार फांदना। खतरनाक फैसला था, मगर बच निकलने का और कोई तरीका नहीं था। जैसे ही वो छलांग लगाने को तैयार हुए, अचानक एक विशाल हिप्पोपोटामस उन पर टूट पड़ा। उसने मुंह इतना चौड़ा खोला जैसे सीधे बिस्को को चबा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि बिस्को ने अकेले अपने हाथों से उस पूरे हिप्पोपोटामस को उठा लिया और बहुत दूर फेंक दिया। ये देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर दूसरी तरफ किराकावा खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके पास गुलाबी बालों वाली एक लड़की थी। लड़की ने माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई। बिस्को भाग निकला, मगर किराकावा के चेहरे पर कोई असर न था। ठंडी आवाज में उसने अपने लोगों को आदेश दिया, योजना जारी रखो। उसकी असली चिंता ये थी कि बिस्को सीधे मुख्य गार्ड फोर्स से ना भिड़ जाए, वरना हालात काबू से बाहर हो जाते। कुछ घंटे पहले बिस्को और उसके दादाजी किसी तरह शहर की दीवार पार कर चुके थे और एक कोने में आराम कर रहे थे। लेकिन अब दादाजी जंग की बीमारी से और भी बुरी तरह पीड़ित हो चुके थे। वो जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उन्होंने बिस्को को समझाना शुरू किया, बेटा, अगर मैं कल को ना रहूं तो तू आगे बढ़ना। तू ही सबसे मजबूत है, तू ही उम्मीद है। मैंने जो भी हुनर सिखाया तू सब सीख गया, बस दवा बनाने का हिस्सा छोड़कर। बिस्को ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया, नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए इतनी हल्की नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वो कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितने चौकियां तोड़ी हैं, सिर्फ इस रस्ट ईटिंग फंगी को ढूंढने के लिए, ताकि तुम्हारे लिए इलाज बना सकूं। मैं कसम खाता हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर बिस्को उस केकड़े के पास गया जो वहीं आराम कर रहा था। तभी अचानक आसमान से एक रॉकेट उसकी तरफ आया। बिजली जैसी तेजी से उसने धनुष ताना और तीर छोड़ा। रॉकेट हवा में ही फट गया, टुकड़े चारों ओर बिखर गए। आसमान में घोंगे जैसे विमान को चला रही गुलाबी बालों वाली लड़की ये देख दंग रह गई। खतरे की आहट पाकर बिस्को के दादाजी बोले, जल्दी केकड़े के नीचे छुप जा, वो जहाज बहर गिराने वाला है। बिस्को ने जवाबी तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक ईल निकल आया और सीधे उसकी टांग पर काट लिया। इसी पल ऊपर से गोलियों की बौछार हुई। बिस्को के दादाजी ने बिना सोचे समझे अपने पोते को ढाल बनाने आगे आ गए। गोलियां उनके शरीर को छलनी कर गईं, खून कपड़ों में फैल गया। बिस्को अवाक रह गया। उसने दांत भींचकर धनुष कस लिया और पूरी ताकत से एक जानलेवा तीर छोड़ा। तीर सीधा जहाज पर लगा। वो जहाज जोरदार धमाके से गिरकर जमीन पर फट पड़ा। बिना वक्त गवाए बिस्को अपने दादाजी को लेकर केकड़े पर चढ़ा और पूरे वेग से शहर की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदमों में बस एक ही चीज थी, बेतहाशा हताशा। काफी मशक्कत के बाद दोनों शहर की नाली में छुपे। माइलो ने जब बिस्को के दादाजी को देखा तो हैरान रह गया। 6 गोलियां खाकर भी अभी तक जिंदा थे, जैसे उनकी जान किसी दास्तान का हिस्सा हो। बिस्को बेचैन होकर बोला, माइलो, क्या तुम मैंने बचा सकते हो? माइलो ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। बिस्को बाहर जाकर दुश्मनों को रोकने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन माइलो अड़ गया। पहले मैं तुम्हारे घाव देखूंगा, फिर तुम बाहर जाना। बिस्को ने दादाजी को माइलो के हवाले किया और बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ माइलो की बहन को सूचना मिली कि जिस दिशा में वो बढ़ रही थी वो दरअसल किराकावा के आदमियों का जाल है। असल रास्ता पश्चिम की ओर था। गार्ड्स ने उससे संभल कर चलने की सलाह दी। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि माइलो का क्लिनिक पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहाँ एक विशाल मशरूम उगाया है। ये सुनकर माइलो की बहन गुस्से से भर गई, लेकिन उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिए
और फिर अकेले पश्चिम की ओर बढ़ चली। उधर बिस्को ने किराकावा के सारे सिपाही साफ कर दिए, सिर्फ गुलाबी बालों वाली लड़की को छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे काफी प्यारी लगी। बिस्को ने उसकी तरफ देखा और पूछताछ शुरू की। उसी वक्त माइलो की बहन स्कूटर पर तेजी से पहुंची। बिस्को ने तुरंत फंगी का इस्तेमाल करके गाड़ी को हवा में उछाल दिया, लेकिन माइलो की बहन जरा भी नहीं घबराई, सीधा हमला करने चली आई। धुएं के पीछे से बिस्को ने धनुष ताना और तीर चलाया। तीर सीधा उसके हाथ में पकड़े हथियार पर लगा। धातु के चटकने की आवाज गूंजी। एक नए टकराव की शुरुआत हो चुकी थी। शहर के लाउडस्पीकर पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी, फफूंद से बचकर रहें, स्फोट सांस में ना जाए, सुरक्षा उपाय अपनाएं। उधर वैश्यालय में लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी। इतने बड़े बड़े मशरूम हमारी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। मालकिन ने जल्दी से सबको भीतर बुलाया। चलो चलो, बाहर मत रहो, ये स्पोर्ट्स जानलेवा हो सकते हैं। इसी बीच नीचे से खबर आई, पांडा क्लिनिक पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर मालकिन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसी क्लिनिक में माइलो था, वो लड़का जिससे उसे हमेशा लगा हो रहा है। इधर माइलो अपने क्लिनिक में बिस्को के दादाजी को खून चढ़ा रहा था। जंग की बीमारी ने उनका शरीर लगभग खत्म कर दिया था। ट्रांसफ्यूजन से धीरे धीरे उन्हें होश आया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके अंग बहुत गहराई तक जंग खा चुके थे। वो मुश्किल से 1 महीना और जी सकते थे। फिर भी उनका चेहरा शांत था। उन्होंने मुस्कुराकर माइलो की तारीफ की। ये नौजवान तो सच में हुनरमंद है, हाथ नाजुक भी हैं और धैर्य भी। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बताया। मैं जाबी हूँ, बिस्को का गुरु। बाहर जंग भड़क चुकी थी। बिस्को और माइलो की बहन आमने सामने भिड़े थे। तेज हमले, मेटल की टकराहट और चीखों से हवा भारी हो गई थी। बिस्को लड़ते हुए भी बार बार समझा रहा था, रुक जाओ, हर बार जब तुम वार करती हो तुम्हारे शरीर पर लगी जंग और फैल रही है, मौत और करीब आ रही है। लेकिन माइलो की बहन पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में बस नफरत थी। वो मान चुकी थी कि जंग का कारण सिर्फ बिस्को है, इसीलिए वो रुकने को तैयार नहीं थी। बिस्को ने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें उसके गुस्से तक पहुंची ही नहीं पाई। इधर जाबी माइलो को सच बता रहा था। लोग जो समझते हैं वो गलत है। फंगी जंग फैलाते नहीं, बल्कि जंग खाते हैं। दुनिया पहले से ही निर्दयी थी, इसीलिए जीवों को बदलना पड़ा। फंगी ने ये हुनर अपनाया, रस्ट को खाकर जीना। उसने आगे समझाया, हम जैसे लोग सालों से कोशिश कर रहे हैं। जंग लगे अंगों पर फंगी लगाते रहे, धीरे धीरे वो जंग सोख लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया धीमी थी, बाहर वालों को बस फंगी और जंग साथ दिखे। उन्होंने जल्दबाजी में मान लिया कि फंगी ही कारण है। इस गलतफहमी ने सबको फंगी से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये सच भी माइलो की बहन तक नहीं पहुंच पाया। वो गुस्से में अपना स्कूटर बिस्को पर फेंक देती है। बिस्को दूर जा गिरता है। जख्मी होकर भी वो समझाता है, मैंने कभी फंगी का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं किया। मैंने तो हमेशा जंग मिटाने के लिए उन्हें लगाया। ना मैंने कभी शुक्रिया मांगा, ना कोई इनाम। फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं, दुश्मन कहते हैं। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन धैर्य भी। माइलो की बहन पाओ बस सच जानना चाहती थी। उसने बिस्को से पूछा, तेरा असली मकसद क्या है? मजबूर होकर बिस्को बोला, मैं और जाबी एक बेहद ही रस्ट ईटिंग फंगी की तलाश में है। वो एक चमत्कारी दवा है जो जंग को पूरी तरह जड़ से मिटा सकती है। ये सुनकर पाओ और गुस्से में आ गई। ये सब बहाने हैं। बिस्को को कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अभी अभी एक निपुण डॉक्टर मिला है जिसका चेहरा तुमसे बिल्कुल मिलता है। मुझे तो लगता है तुम दोनों खून के रिश्तेदार हो। ये सुनना था कि पाव का गुस्सा और भड़क गया। उसने पूरी दीवार पर वार कर दिया जहां बिस्को खड़ा था। लेकिन इस बार बिस्को पहले से तैयार था। उसने माइलो का नाम लेकर पाव को और भड़काया ताकि उसे जाल में खींच सके। गुस्से में पाव और तेज हमला करने लगी। इसी पल बिस्को ने चालाकी से उसके हथियार पर फंगी उगने दी। ये देखकर उसके मन में कसक हुई, मैंने हमेशा फंगी से लोगों की जान बचाई है। कभी सोचा नहीं था कि किसी लड़की के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई ने मजबूर कर दिया। आखिरकार बिस्को ने एक बेहोशी का तीर चलाया। पाव लड़खड़ा कर गिरी और बिस्को ने उसे संभाल लिया। वो नहीं चाहता था कि उसे चोट लगे। उसने उसे धीरे से उठाया और वापस अंडरग्राउंड सीवर के ठिकाने पर ले आया। तो वहाँ बिस्को की मुलाकात फिर से अपने दादा जैबी से होती है, जो अब पहले जैसे कमजोर नहीं लग रहे थे, बल्कि एकदम जवान, जैसे कोई 18 साल का लौंडा हो। ये देखकर बिस्को की आंखें भर आईं। वो रोना तो चाहता था, मगर खुद को रोक लेता है। उधर माइलो भी भागता हुआ आया। वो अपनी बहन को बेहोश देखकर डर गया। बिस्को ने उसे तसल्ली दी कि वो सिर्फ सेडेटिव से सोई है, थोड़ी देर में खुद ही होश में आ जाएगी। माइलो पहले ही उसे रस्ट इनहिबिटर का इंजेक्शन दे चुका था, जिससे उसकी जान कुछ वक्त तक और बची रह सके। लेकिन अब हालात बहुत खराब थे, क्योंकि सिटी के गार्ड किसी भी पल यहाँ पहुँचने वाले थे।
तभी जेबी ने आगे बढ़कर कहा कि वो पीछे रुक जाएगा और बाकी दोनों के निकलने का रास्ता बनाएगा। बिस्को ने तुरंत मना किया, क्योंकि वो जानता था कि उसके वादा के बिना कोई भी दवा तैयार नहीं कर पाएगा। तभी माइलो अचानक बोला, अगर जेबी नहीं रहे तो मैं कर लूंगा, मैं सीख जाऊंगा, मुझे करना ही होगा। बिस्को पहले तो हंसा, बोला, बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है, तुम जैसे सादे लड़के के लिए नहीं। पर माइलो की आंखों में जो जिद थी उसे देखकर बिस्को आखिरकार मान गया, क्योंकि माइलो अब सिर्फ इलाज नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपनी फैमिली को भी बचाना चाहता था। उसी वक्त गार्ड्स वहां आ धमके। जेबी ने उनका रास्ता रोक लिया ताकि दोनों निकल सकें। माइलो ने भारी दिल से अपनी बहन पाओ को वहीं छोड़ दिया। उसके पास रस्ट इनहिबिटर की एक थैली रख दी ताकि वो जिंदा रह सके। वो पल बहुत भारी था, बोलने के लिए शब्द नहीं थे, बस आंखों में नमी थी, लेकिन वक्त नहीं था। बिस्को ने माइलो का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गया। दोनों गेट की तरफ भागे, मगर वहां और गार्ड आ गए, उन्हें पीछे से भी घेर लिया गया। बिस्को ने झट से अपना धनुष निकाला और एक खास तीर चलाया। तीर जैसे ही पुल से टकराया, पूरा पुल टूट गया और दोनों नीचे गिर पड़े। उस पल में गिरती हुई धूल और उड़ते मलबे के बीच बस एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि वो दोनों जिंदा रहें। वहां से निकलकर दोनों कांटों भरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। माइलो नॉनस्टॉप बोलते ही जा रहा था, हर छोटी बात पर बोलता ही जा रहा था। बिस्को का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसे ये सब बहुत परेशान कर रहा हो। माइलो ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। बिस्को ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जिद भी अजीब थी, क्योंकि वो जंगलों में पला था, फ्री लाइफ जीने वाला इंसान, जिसकी फितरत उसे कभी मानने नहीं देती थी कि वो रास्ता भूल गया है। दोनों चलते रहे तब तक जब तक वो एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां पानी के ऊपर एल्गी तैर रही थी। माइलो की आंखें चमक उठी। वो रुककर बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने लगा, जैसे कोई जादू देख रहा हो। लेकिन बिस्को को गुस्सा आ गया। उसने एक छोटी चीज फेंकी जो माइलो के चेहरे पर लगी और बोला, हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, ये जगह रात को जंगली जानवरों से भर जाती है, चलो यहाँ से। दोनों वहां से आगे बढ़े, मगर कुछ देर बाद माइलो अचानक रास्ते में बेहोश हो गया। बिस्को ने सिर हिलाया, बोला, ये लड़का अभी ना। फिर वो गया और दो छोटे छिपकली के बच्चे पकड़ लाया जो एक दूसरे की पूंछ चबा रहे थे। बिस्को ने उन्हें आग पर भुना और माइलो को खिलाया, क्योंकि वो तो बस भूख से बेहाल होकर गिर पड़ा था। खाना खाने के बाद माइलो फिर से ठीक हो गया। अब दोनों जानते थे कि वक्त बहुत कम है। जेबी बस 1 महीने तक जिंदा रह सकता था और पाओ को जो दवा दी थी वो सिर्फ 3 महीने तक ही काम करेगी। समय की कमी देखकर बिस्को ने नक्शा दिखाया, रास्ता दिखाया और कहा कि अब हमें कोल माइन पार करनी होगी। माइलो तुरंत घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि कोयले की खदानों में अक्सर बहुत बड़े और खतरनाक चूहे रहते हैं। लेकिन बिस्को ने उसे शांत करते हुए कहा कि चिंता मत करो, उसके पास उनका तोड़ है। तभी बिस्को को रेत के नीचे से एक विशाल क्रैब का पंजा दिखा। उसने हल्की सी सीटी बजाई और रेत के नीचे से उनका तीसरा साथी बाहर निकला, बिस्को का क्रैब। अब माइलो को समझ आया कि शुरू में वो रास्ता क्यों भटक गए थे। असल में बिस्को इस क्रैब को ढूंढ रहा था जो अक्सर रेत में खुद को छुपाकर सो जाता है। बिस्को ने बताया कि अगर वो क्रैब पर सवार हो जाएं तो सिर्फ 2 दिन में कोल माइन पहुंच सकते हैं, और वहां के चूहे इतने समझदार हैं कि इतने बड़े जानवर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही माइलो ने क्रैब की पीठ पर जगह बनाई, वो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। बिस्को ने बस कंधे उचकाए और उसे खास कपड़ा फेंक कर कहा, पहनो इसे ताकि क्रैब को अजीब ना लगे। फिर भी वो क्रैब कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। माइलो ने कपड़े पहन लिए, फिर भी क्रैब ने उसे आराम से उठाकर नीचे पटक दिया। बेचारा माइलो अब पैदल ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। दोपहर तक उसने कई बार चढ़ने की कोशिश की, हर बार उम्मीद बनी, लेकिन अंजाम वही, जमीन पर धड़ाम। इतना बार बार गिरा कि क्रैब ने घूम घूम के उसे इतना चक्कर दिया कि माइलो को अंधेरा सफेदी सब एक साथ दिखने लगा। अगली सुबह माइलो फिर से क्रैब की सवारी की प्रैक्टिस कर रहा था और बिस्को बैठा अपने फंगस वाले जहरीले तीरों का घोल तैयार कर रहा था। अचानक वहां कोई आ गया। माइलो अचानक रुक नहीं पाया और सीधे एक लड़की के सामने जा गिरा। वो वही पिंक बालों वाली लड़की थी जिससे बिस्को पहले मिल चुका था। वो हंसते हुए बोली, वाह, इतना बड़ा क्रैब है तुम्हारे पास। बिस्को ने उसकी आवाज सुनी, पलट कर देखा, वो लड़की क्रैब की पीठ पर चढ़ चुकी थी और माइलो उसके पंजे से लटक रहा था। बिस्को ने गुस्से में फंगस वाला एक तीर चलाया। तीर जाकर लड़की की थाई में लगा। वो दर्द से चीखी, लेकिन फिर भी हंसकर बोली, इतना गुस्सा क्यों, बस क्रैब की सवारी सिखाना चाहती थी। असल में वो माइलो को फुसलाकर क्रैब चुराना चाहती थी। मौका देखकर वो लड़की वहां से भाग गई। लेकिन तभी माइलो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने क्रैब से बात की, शांत लहजे में बोला, जरा नीचे झुको,
मैं दवा लगाना चाहता हूँ। और हैरानी की बात ये कि क्रैब ने उसकी बात मानी। बिस्को दंग रह गया। सोचा ये लड़का सवारी तो नहीं कर पाया, पर इसने क्रैब को मानने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद से बिस्को ने फैसला किया कि अब माइलो को सवारी की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। दोनों साथ में आगे निकल पड़े। शाम को वो एक पहाड़ी मंदिर में रुके और वहाँ फिर से वही पिंक बालों वाली लड़की मिली। वो कुछ खाते खाते गला पकड़कर खांसने लगी, जैसे कुछ गले में फंस गया हो। माइलो तुरंत भागा। उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर उसने बिना सोचे समझे उसके मुंह से मुंह मिलाकर उसके गले से क्रिसैलिस, एक कीड़ा जैसा खोल निकाल दिया। माइलो ने बताया ये क्रिसैलिस उन स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है ताकि वो भाग ना सके। लड़की ने पहले सोचा कि वो दोनों उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसे पाना चाहते हैं, लेकिन बिस्को ने लहजे में कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माइलो ये सुनकर शर्मा गया और बिस्को ने हंसकर चिढ़ाया, ओह तो तू अभी तक वर्जिन है। बिस्को का गुस्सा देखकर लगा तीर चलाएगा, पर माइलो ने बस कहा मुझे तो बस थोड़ा खाना चाहिए। लड़की ने अपना बैग खोला और बोली लो जो चाहिए चुन लो। माइलो ने बिस्किट का पैकेट उठाया। बिस्को ने कुछ तीर लिए। लड़की ने कहा इसके पैसे लगेंगे। बिस्को को गुस्सा आया, पर माइलो ने कहा पैसे दे देंगे। माइलो ने खुशी से बिस्को को बिस्किट चखने को दिए और दोनों ने कहा वाह स्वाद तो बढ़िया है। जब पेट्रोल की बात आई तो लड़की ने साफ मना कर दिया, बल्कि गुस्से में पूरा पेट्रोल जमीन पर उड़ेल दिया। उस रात अचानक जमीन हिलने लगी। बिस्को चौंक कर उठा। माइलो क्रैब पर भाग रहा था और बिस्को को महसूस हुआ कि वो अब किसी विशाल कीड़े, जाइंट इंसेक्ट पर पड़ा है। माइलो चिल्लाया, ये कोई कीड़ा नहीं, ये तो जिंदा किला है। अगर ये कोल माइन से टकरा गया तो पूरी खदान धमाके से उड़ जाएगी। बिस्को समझ गया कि ये वही बोन ईटिंग बग है जो पिंक बालों वाली लड़की के गिराए हुए पेट्रोल से जाग गया था। उसने जोर से चिल्लाकर माइलो को बताया, क्रैब को सीधा इसके सिर पर मारो तभी ये रुकेगा। लेकिन उसी वक्त वो लड़की बिस्को से लिपट गई। उसे कस के पकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। माइलो ने पूरी दिल से क्रैब से विनती की, चलो अब हमारी मदद करो, और क्रैब ने उसकी बात मानी। वो उछलकर सीधा उस कीड़े के सिर में जा धंसा। बिस्को ने झटके से छलांग लगाई, लड़की को भी साथ खींच लिया और बग के सिर में फंगस वाला तीर दाग दिया। कुछ ही सेकंड में फंगस फैल गया। बग रुका, कांपा और फिर जमीन पर ढह गया। सौभाग्य से वो लोग कोल माइन से ठीक पहले रुक गए थे। अभी वो लोग सांस भी नहीं ले पाए थे कि कहीं से गोला दागा गया। पूरा खदान इलाका धमाके से फट पड़ा। अब उन्हें रास्ता बदलना ही पड़ा। अगली सुबह जब बिस्को उठा, माइलो ने बताया कि वो पिंक बालों वाली लड़की भाग गई है, सारे पैसे लेकर, पर कुछ खाना छोड़ गई है। मतलब थोड़ी इंसानियत अभी भी बाकी थी। बिस्को ने माइलो को देखा। उसके हाथों में चोटें भरी थीं, पर अब वो क्रैब को बखूबी चला पा रहा था। ये साफ था कि उसने बहुत मेहनत की है। बिस्को ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहा हो शाबाश, अब बन रहा है असली साथी। दोनों ने सफर फिर से शुरू किया। दूसरी तरफ पाऊ होश में आते ही अपनी बड़ी सी मोटरसाइकिल पर चढ़ी, इंजन गरजाया और तेजी से निकल पड़ी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मिलो को ढूंढना है किसी भी हाल में। उधर मिलो और बिस्को एक नए खतरे में फंस चुके थे। अचानक चारों तरफ से बच्चों का एक झुंड निकल आया। सबके हाथों में बंदूकें और लाठियां। बिना कुछ बोले वो दोनों पर टूट पड़े, जैसे पहले से घात लगाकर बैठे हों। वो बच्चे समझ रहे थे कि मिलो और बिस्को कुराकावा के गुंडे हैं। दोनों ने हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, हम इसका हिस्सा नहीं है। मिलो ने शांत लहजे में कहा, हमें बस कुछ खाने का सामान चाहिए और कुछ नहीं। उसकी आवाज सच्ची लग रही थी, पर बच्चे अब भी शक में थे। उन्होंने दोनों के फटे कपड़े, गंदे चेहरे देखे और हंसकर बोले, ये लोग खरीदेंगे कुछ? इनसे तो लग रहा है खुद भीख मांगते होंगे। फिर भी बंदूकें और डंडे अब भी उनके ऊपर ताने हुए थे। बिस्को ने मजबूर होकर अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। वो उसका खुद का वांटेड पोस्टर था। पोस्टर पर उसका चेहरा साफ छपा था और नीचे मोटे अक्षरों में इनाम लिखा था। बच्चों ने पोस्टर देखा तो थोड़ा शांत हुए, समझ गए कि ये कुराकावा के आदमी नहीं है। उन्होंने हमला तो रोक दिया, पर छोड़ने को भी तैयार नहीं हुए। कुछ देर बाद मिलो और बिस्को रस्सियों से बंधे हुए बच्चों के कैंप में पहुंचा दिए गए। वो जगह टूटी फूटी थी, लकड़ी और कबाड़ से बनी हुई झोपड़ियां और एक कोने में गीला बदबूदार कमरा जहां दोनों को कैद कर दिया गया था। बिस्को वहां भी शांत था, चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने बच्चों से कहा, अगर इनाम चाहिए तो मुझे सौंप दो, अब खोने को कुछ बचा नहीं है। उधर पाऊ एक सुनसान कॉलोनी से गुजर रही थी। हर तरफ सड़े हुए लाशों की बदबू, टूटी इमारतें, सीढ़ियों पर पड़े शव। वो नजारा देखकर भी वो नहीं रुकी, क्योंकि अंदर से उसे कुछ हिलता डुलता दिखा। वो तुरंत बाइक से उतरी और देखा कि एक बूढ़ा जोड़ा एक विशाल स्पाइडर के हमले से जूझ रहा था। पाऊ ने झट से अपनी बंदूक निकाली, गोली चलाई और मकड़ी वहीं ढेर हो गई। वो दोनों बुजुर्ग डर के मारे कांप रहे थे।
सांसें टूट रही थीं। उन्होंने बताया कि आसपास जो भी लाशें हैं वो सब उन लुटेरों की करतूत है जो यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों को मार देते हैं। शुक्रिया में उस बूढ़े जोड़े ने पाओ को अपने घर चलने का न्योता दिया। एक छोटा सा जर्जर पर साफ सुथरा था। उन्होंने कहा, आओ बेटी, तुम्हारी टूटी बाइक ठीक करने में मदद करेंगे। इस दौरान मिलो को एक छोटी लड़की के साथ कैद करके रखा गया था। वो बाकी बच्चों से अलग थी, ज्यादा समझदार और नरम दिल वाली। वो हर रोज मिलो के लिए खाना लेकर आती थी। धीरे से बोलती, खा लो, ताकत आ जाएगी। उसकी मीठी बातों और सच्चे व्यवहार से मिलो को महसूस हुआ कि ये लड़की उसे बुरा इंसान नहीं समझती। धीरे धीरे बातों में लड़की ने उसे अपने हाल बताए, किस तरह हर सर्दी में उन्हें डेविल किड्स नाम के राक्षसों से लड़ना पड़ता है। वो डरावने जीव अचानक आकर उन्हें सताते, डर और दर्द फैलाते। मिलो ने गौर से देखा तो लड़की के हाथ पर सफेद पपड़ी जैसे निशान थे। उसने पूछा, ये क्या है? लड़की ने बताया, एक दिन कुराकावा यहाँ आया था। उसने कहा कि हम सबको रस्ट डिजीज लग गई है, इसलिए हमारे माँ बाप को उसके लिए काम करना पड़ा ताकि दवा खरीदने के पैसे मिल सके। मिलो ये सुनकर सन्न रह गया। वो समझ गया कि कुराकावा ने सबको धोखा दिया था, क्योंकि वो निशान रस्ट डिजीज के नहीं थे, वो किसी और चीज के थे, झूठ का एक और सबूत। उधर पाओ उस बुजुर्ग जोड़े के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। वो बोले, हम एक वक्त शहर में रहते थे जहां अचानक लोगों में रस्ट डिजीज फैलने लगी। फिर एक दिन एक आदमी आया, खुद को फंगी प्रोटेक्टर कहता था। उसने कहा कि वो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। शुरू में तो सबका इलाज होता दिखा, लोग खुश हुए, शुक्रगुजार बने। लेकिन कुछ दिन बाद एक एक कर सब मरने लगे, शरीर सड़ने लगा, रस्ट पूरे शरीर में फैल गया। जाने से पहले उस आदमी ने बस इतना कहा, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर पाओ के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसका फंगी प्रोटेक्टर्स के लिए नफरत और गहरी हो गई। उसने बुजुर्गों से कुछ औजार लिए और अपनी टूटी बाइक खुद ठीक करने लगी। पर तभी उसे पास की गुफा से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। दिल में एक अजीब डर उठा। वो देखने अंदर चली गई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुफा के अंदर सूखी हड्डियों और लाशों का ढेर लगा था। सच ये था कि वो बुजुर्ग जोड़ा असल में दरिंदे थे जो लोगों को मारकर मजा लेते थे। उन्होंने पाओ को भी अपना अगला शिकार बनाने का प्लान बना लिया था। वो उसे एक मैनेकिन में बदलना चाहते थे। जब पाओ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो हंसने लगे, कहने लगे, अब तो देर हो गई, तूने जहर वाला खाना खा लिया है। पर पाओ मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे पहले ही शक था, इसीलिए मैंने वो खाना खाया ही नहीं। वो पलटवार करने ही वाली थी कि तभी अंधेरे में से एक लाश उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से जहरीला धुआं निकलने लगा। पूरा माहौल धुंध से भर गया। पाओ किसी तरह भाग निकली। उधर वो जोड़ा जान गया कि अब वो नहीं बच सकते, तो उन्होंने अपना आखिरी प्लान चलाया। पूरी गुफा में आग लगा दी, धमाका हुआ और वो दोनों खुद आग में समा गए। इस बीच बिस्को को एक अलग कमरे में बंद किया गया था। उसने देखा कि दीवार के कोने में कुछ स्पीयर्स रखे थे, काफी मजबूत लग रहे थे। उसने पहरेदार बच्चों से कहा, मुझे वो भाले चाहिए। बच्चों ने बताया कि उनके माँ बाप कभी मछुआरे हुआ करते थे, शांत नेक दिल इंसान। लेकिन जब उन्होंने कुराकावा का विरोध किया तो उन्हें मार दिया गया। बिस्को ने बस सिर झुका लिया, फिर बोला, मैं उन भालों से किसी का नुकसान नहीं करूंगा। बंदूक पकड़े हुए लड़के ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रहा है तू। और ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर फिर डर के मारे रुक गया। कहीं बिस्को मर गया तो इनाम कौन देगा। कुछ देर बाद दूसरे बच्चे अंदर भागे, खुश होकर बोले, मिलो ने सबका इलाज कर दिया है। अब माहौल थोड़ा नरम हो गया। जो 2 गार्ड थे, अब बस एक रह गया था। वो एक पुराना फटा हुआ नक्शा देख रहा था। बिस्को ने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं इस जगह को जानता हूँ, कभी वहाँ एक फंगी प्रोटेक्टर ने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है उसका कर्ज चुकाने की। लड़का उसकी बातों से थोड़ा पिघल गया। उसने नक्शा बिस्को को पकड़ा दिया और फिर बाहर चला गया, शायद पेशाब करने। बिस्को ने मौका देखा और झटपट अपने हाथों की जंजीरें खोल दी। उसी वक्त मिलो भी अपनी ओर से कुछ ऐसा कर रहा था जिससे जल्द ही हालात पलटने वाले थे। इस दौरान मिलो ने बच्चों का इलाज ही नहीं किया, बल्कि उन्हें दवा तैयार करने का तरीका, मात्रा और सही निर्देश भी समझा दिए। उसकी दयालुता और ज्ञान देखकर बच्चे बेहद आभारी हुए। वो उसका एहसान चुकाना चाहते थे, लेकिन जब मिलो ने बिस्को को आजाद करने की विनती की तो बच्चों के नेता ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उन्हें हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ताकि आने वाली सर्दियों से पहले वो पफर फिश झुंड नामक दैत्याकार मछलियों से अपना बचाव कर सकें। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान जैसे फट पड़ा। पफर फिश का एक विशाल झुंड भूख से बेकाबू होकर वहां पहुंच गया। पल भर में उनमें से एक ने नेता बच्चे को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। बिना वक्त गवाए बिस्को तुरंत दौड़ा और पूरी ताकत से भाला झुलाते हुए उस दैत्य मछली को एक ही वार में 2 हिस्सों में काट डाला। अफसोस उसके मुंह से हंसते हुए निकल गया, काश चावल होता तो इससे बढ़िया फिश सलाद बन जाता। बिस्को ने बच्चों से वादा किया कि वो इस खतरे से उन्हें बचाएगा, लेकिन ये भी माना कि उसे नक्शा पढ़ना नहीं आता।
इसलिए जब भी वो तीर चलाता, नक्शे पर दिखी जगह का नाम पहरेदार लड़का जोर से पढ़ देता। जब तक पूरा नक्शा पढ़ लिया गया, तब तक पफर फिश झुंड पीछे हट चुकी थी। इसके बाद बिस्को ने अपने विशाल केकड़े को बुलाया और उस पर सवार होकर मिलो को लेने पहुंचा। मिलो के जाने से पहले वही समझदार लड़की उसे रोकती हुई बोली कि इस शहर को उसकी जरूरत है। लेकिन मिलो मुस्कुराया और बोला, मैंने जितना ज्ञान दे सकता था दे दिया है, अब तुम्हें ही मेरी जगह लोगों को ठीक करना होगा। जाते जाते बच्चों के नेता ने बिस्को की ओर अपने पिता का छोड़ा हुआ भाला फेंक दिया। ऊपर से तो उसने ठंडे लहजे में कहा, देखते हैं तुम्हें मुझे मारने की काबिलियत है या नहीं। लेकिन असल में ये उसका भरोसा था, एक चुप स्वीकृति। उधर कुराकावा अपने आदमियों के साथ पागलों की तरह जाबी की तलाश में लगा हुआ था, पर सफलता नहीं मिली। अचानक उसने अपने सैनिकों को रुकने का इशारा किया। उसके चेहरे पर शक की लकीरें उभरी। वो आगे बढ़ा और कतार के आखिर में खड़े एक आदमी की टोपी झटक दी और तुरंत चौंक पड़ा। वो और कोई नहीं बल्कि जाबी था, वेश बदलकर खड़ा। इधर बिस्को और मिलो बर्फीले मैदानों से गुजर रहे थे। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि हर कदम जैसे शरीर को काट रहा था। मिलो के होंठ नीले पड़ गए थे, सांसें धुएं सी सफेद दिख रही थीं। ठंड उसकी हड्डियों में समा चुकी थी। इसके उलट बिस्को हंस रहा था, व्यंग से, मजाक में। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कह रही थी, इतनी ठंड में भी टिक नहीं सकता। उसकी हंसी बर्फीली खामोशी में गूंज उठी, जिससे मिलो झेंप गया। तभी दोनों ने दूर बर्फ पर एक सफेद खरगोश को उछलते देखा। बिस्को ने तुरंत धनुष ताना, लेकिन मिलो ने उसे रोका और खुद कोशिश की। उसने डोर खींची और तीर छोड़ा, पर ठंडे हाथों की वजह से निशाना चूक गया। फिर भी तीर यूं ही बेकार नहीं गया, वो हवा में फैल गया और जाल बनकर खरगोश को फंसा लिया। बिस्को हैरान रह गया, जबकि मिलो मुस्कुराया और बताया कि उसने ये खास तीर मकड़ी के रेशम से बनाए हैं, हल्के लेकिन मजबूत। बिस्को ने मुंह बनाते हुए कहा, ये धोखा है, चालाकी। पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो मिलो की बुद्धिमत्ता को मान चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों की नजर उसी पिंक कलर के बालों वाली लड़की पर पड़ी जिसे उन्होंने पहले देखा था, अब बर्फ की मोटी परत में जमी हुई। दोनों ने मिलकर उसे पास की एक गुफा में ले जाकर गर्म किया। मिलो ने हैरानी से पूछा कि वो उनसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गई। लड़की ने थकी हुई सांस लेते हुए बताया, मैंने मंदिर में पड़ा एक पुराना हेलीकॉप्टर ठीक किया और उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में सेना की बंदूकों ने उसे गिरा दिया। ये सुनते ही बिस्को ने एक कड़वी बात कह दी, देखा, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। लड़की गुस्से में भड़क गई और बोली, मैंने कभी जाने अनजाने में किसी का बुरा नहीं किया। ये सब किस्मत थी, जिंदगी ने जहाँ धक्का मारा वहाँ गिरती गई। उसके अल्फाज दुख भरे थे और फिर उसने कहा, शायद मुझे मर ही जाना चाहिए। बिस्को ने बिना कुछ बोले एक गर्म लोहे का टुकड़ा उठाया और उसके माथे पर छुआ दिया। लड़की जोर से चीख उठी, गालियाँ देने लगी, गुस्से से कांप रही थी। पर उसके इस रिएक्शन से बिस्को को समझ आ गया कि वो मरना नहीं चाहती थी। अब तीनों साथ में आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। बिस्को को एक एक्स्ट्रा साथी बिल्कुल पसंद नहीं था और वो लड़की तो हर बात में उससे लड़ती थी। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि जायंट क्रैब भी तंग आ गया। उसने अपने बड़े क्लॉस से दोनों को ज़मीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो, बस कर भाई। कुछ देर बाद वो एक मर्चेंट कैंप पहुँचे, पर वहाँ किसी के पास पैसा चलता ही नहीं था। खरीदने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक व्यापारी ने कहा, अगर अपना क्रैब छोड़ दो तो हम सामान दे देंगे। बिस्को ने बिना सोचे मना कर दिया, ये हमारा दोस्त है, इसे नहीं छोड़ेंगे। तब टिरोल फिर से अपनी चतुराई दिखाती है। वो अपनी मीठी मीठी बातों में उस व्यापारी को फंसाती है, जिससे वो व्यापारी उन लोगों को खाना दे देता है। तीनों फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं और तीनों पहुंचते हैं एक पुराने ट्रेन स्टेशन पर, जहां एंट्रेंस बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था। तो जायंट क्रैब ने अपनी ताकत दिखाई और मोटी बर्फ़ की परत तोड़कर नीचे का रास्ता खोल दिया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, पर बिस्को ने अपने तीर से लुमिनेसेंट फंगी छोड़ा, जो नीली और बैंगनी रोशनी में चमक उठा। मीलो को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। अंदर कुछ पुरानी ट्रेन्स लगी हुई थी और एक तो अब भी चलने लायक थी, बस उसके कंट्रोल में पुराने येन कॉइन्स लगाने पड़ते थे, पर वो करेंसी तो सालों पहले ख़त्म हो गई थी। तब टिरोल फिर से अपनी स्मार्टनेस दिखाती है। वो मशीन का कवर खोलती है, अंदर के तार टूटे हुए थे जिन्हें वो जोड़ देती है। मीलो और बिस्को उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तब टिरोल उन्हें बताती है, पहले मुझे एक मशीनरी फैक्ट्री में गुलाम बना के रखा गया था। वहाँ रोज़ लोग रस से गल जाते थे। वहीं से मैंने मशीन चलाना सीख लिया और फिर एक दिन भाग गई। जब वो रिपेयर कर रही थी, मीलो और बिस्को आग के पास बैठ के कुछ गर्म खाना खा रहे थे। तब मीलो ने बिस्को से कहा, बिस्को तुझे पता है, तुम्हारे साथ सफ़र करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ज़िंदगी में इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अब मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है लोगों को बचाने का, दवा ढूंढने का। फिर उसने पूछा, बिस्को तेरा दादा कैसा था? बिस्को चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, उनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं था, पर वही मेरा सब कुछ था। उसने ही मुझे आर्चरी और सर्वाइवल सब सिखाया था।
कभी कभी उनकी ट्रेनिंग ने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया, पर उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मीलो चुप हो गया। थोड़ा देर बाद बोला, यही तो प्यार होता है, जब किसी के लिए जान तक देने का हौसला आ जाता है। टिरोल उनकी बातें सुन रही थी और फिर उसने कहा कि उसने ट्रेन को ठीक कर दिया है। जब मीलो और बिस्को ट्रेन पर चढ़ने वाले थे तो टिरोल रुक गई। उसने कहा कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। उसे डर था कि ये सफ़र बहुत खतरनाक है। बिस्को और मीलो ने उसे मजबूर नहीं किया। मीलो ने बस उसका नाम पूछा। टिरोल पहले थोड़ा झिझकी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। फिर उसने कहा टिरोल। मीलो ने कहा कि ये नाम बहुत खूबसूरत है। उसके इस तारीफ से टिरोल अंदर से हिल गई, पर कुछ नहीं बोली। ट्रेन चल पड़ी और मीलो ने वादा किया कि वो वापस आके अपनी जर्नी की कहानी उससे ज़रूर सुनाएगा। टिरोल में दूर जाते देखती रही, मनी मन उनका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि उन्होंने उसे पहली बार एक दोस्त की तरह ट्रीट किया था। लेकिन सुकून ज़्यादा देर टिक नहीं सका। अचानक समंदर के पास से एक जाइंट ऑक्टोपस का झुंडा निकल आया जो ट्रेन पर टूट पड़े। बिस्को तुरंत एक्शन में आया। मीलो को कहा कि वो सपोर्ट करे। शुरुआत में मीलो थोड़ा घबरा गया, पर धीरे धीरे दोनों एक टीम बन गए। छोटे मॉन्स्टर्स को मारते हुए वो दोनों बड़ी मुश्किल से जाइंट ऑक्टोपस तक पहुंचे। उसने अपनी लंबे टेंटिकल से बिस्को को कसके पकड़ लिया। मिलो ने तुरंत क्रैब को कमांड दिया कि इंजन उसके मुंह में फेंके। हाथ कांप रहे थे, पर बिस्को उसके पास आया और दोनों ने मिलकर बो को खींचा। तीर इंजन पे जा लगा और एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ऑक्टोपस फटके बिखर गया। ट्रेन बच गई और वो दोनों अपने टारगेट वैली तक पहुंचे। ये वही जगह थी जहाँ पे फंगी प्रोडक्टर्स पहले आ चुके थे और वहीं पर वो रेयर रस्ट ईटिंग फंगी मिलने वाली थी। नीचे का मंजर इतना खूबसूरत था कि मीलो एक पल के लिए सब भूल गया। तभी उन्होंने देखा एक बड़ा बर्ड एक ऑक्टोपस को उठा के ले जा रहा था और उसके तुरंत बाद एक जाइंट स्नेक निकल आया। बिस्को ने पहचान लिया कि ये वही स्नेक है जिसके अंदर वो फंगी मिलता है। उसने बिना सोचे रोप पकड़ी और सीधा उस पर स्विंग करते हुए हमला कर दिया, लेकिन उसके तीर उस पर असर नहीं कर रहे थे। तभी अचानक मीलो की बहन पाव वहाँ आ गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा कि बिस्को तुरंत उसके भाई को लौटा दे। बिस्को ने शांत रह के कहा, मीलो खुद उसके साथ आया है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए अपने दम पर कुछ करना चाहता है। मीलो ने हाँ में सर हिला दिया, पर पाव सुनने को तैयार नहीं थी। बिस्को ने जानबूझ के उसे चिढ़ाया और दोनों के बीच माहौल गर्म हो गया। टेंशन अपने पीक पर थी। तभी जाइंट स्नेक ने फिर से हमला कर दिया। पाव ने अपनी बाइक घुमा के बचने की कोशिश की, पर उसके टेंटिकल्स ने उसे पकड़ के खींच के ले जाने लगा। मीलो चिल्लाया और क्रैब को ड्राइव करते हुए सीधा स्नेक की तरफ दौड़ा। एक खतरनाक मूव में मीलो ने क्रैब से उसके साथ सीधा टक्कर मारी, जिससे स्नेक ने पाव को छोड़ दिया। बिस्को ने तुरंत उसे पकड़ के खींच लिया और दोनों सेफ जगह पर आ गए। लेकिन स्नेक ने अब क्रैब के क्लॉ को कस के पकड़ लिया था। बिस्को तीर पे तीर छोड़ रहा था, पर कोई असर नहीं हुआ। मीलो ने चिल्ला के कहा, बिस्को मुझ पर भरोसा करो। उसने बो उठाया, पूरी ताकत से एम लिया और तीर सीधा उस जगह मारा जहाँ स्नेक कमज़ोर था। क्लॉ टूट गया और क्रैब फ्री हो गया। लेकिन अब मीलो सीधा स्नेक के मुंह के सामने था। जब मौत बिल्कुल पास थी तो बिस्को और पाव दोनों एक साथ मिलकर मीलो को बचाने निकल पड़े। पाव ने अपनी बाइक लेके सीधा उसके मुंह में घुस गई और बिस्को ने मीलो को खींच के अंदर ले लिया। दोनों स्नेक के अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने फंगी का ढेर उसके मुंह में भर दिया। जब फंगी एक्सप्लोड हुआ, बिस्को ने पाव का वेपन उठाया और अंदर से ही स्नेक की खोपड़ी छेद दी। एक धमाके के साथ स्नेक काट काट के बिखर गया। बिस्को और मीलो दोनों ने एक ज़बरदस्त जंप लगाया और ज़मीन पर सुरक्षित आ गिरे। पसीना उनके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन दोनों की आंखों में अब भी वो एक ही चीज़ चमक रही थी, जज्बा और हिम्मत। अपनी बहन से मिलकर मीलो ने सब कुछ समझाया। उसने बताया कि वो बिस्को के साथ इसलिए गया था क्योंकि उसे बचाने के लिए दवा चाहिए थी, ना कि किसी ने उसे मजबूर किया था। पाव ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और धीरे धीरे सब कुछ समझ गई। तीनों ने मिलकर उस बड़े सांप की लाश को देखा, जिसके शरीर पर एक अजीब सा फंगस उग रहा था। मीलो ने तुरंत पहचान लिया, ये वही रस्ट ईटिंग फंगस था जिसे वो उतने दिनों से ढूंढ रहे थे। बिस्को ने एक मशरूम तोड़ा और बिना सोचे मुंह में डाल लिया, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे आम मशरूम। वो थोड़ा डाउट में पड़ गया, सोचने लगा शायद ये गलत फंगस है, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। बिस्को ने कहा, मैं दूसरा स्नेक ढूंढूंगा, जब तक पक्का नहीं हो जाता वापस नहीं जाऊंगा। मीलो ने उसे समझाने की कोशिश की कि पहले अपने जख्म का इलाज करा ले, पर बिस्को ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे धक्का देके पीछे कर दिया। तभी मीलो ने कुछ अजीब देखा। उसने बिस्को का खून लगा हाथ उस फंगस पर रखा और तुरंत फंगस रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वो हिलने लगा जैसे जिंदा हो। ये देखकर बिस्को ने फाइनली मीलो को अपना जख्म बांधने दिया। बांध लगाते हुए मीलो ने पूछा, तेरा ब्लड टाइप क्या है? बिस्को हैरानी से कहा, ब्लड टाइप क्या होता है? ये सुन के मीलो को याद आया, उसके दादा ने भी कभी ऐसा ही कहा था। तब मीलो को समझ आया कि फंगी प्रोटेक्टर्स लोगों के पास ज़्यादा मेडिकल नॉलेज नहीं होती है। वो सोच में पड़ गया, शायद बिस्को के खून में कोई खास केमिकल है जो इस रस्ट ईटिंग फंगस को एक्टिव करता है।
ये सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा तेरा खून चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। पाओ चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उसका नज़रिया बिस्को के लिए बदलने लगा था। पहले जिसे वो दुश्मन समझती थी, अब उसके अंदर एक सच्चा इंसान देख रही थी। बस वो चुप रही, बिस्को की तरफ देखते हुए। बिस्को शर्मा गया, उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया तो पाओ बाहर निकल गई अपनी बाइक ठीक करने के लिए। वो काम में लगी थी कि ऊपर से कुछ मेटल के तार नीचे गिरे जो सीधा स्नेक के डेड बॉडी में अटक गए। उसने ऊपर देखा और उसका दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। वो था किरकावा। वो काफ़ी देर से उनका पीछा कर रहा था। इस बार उसने छुपने की कोशिश भी नहीं की, सीधा सामने आया और खुलेआम बोला, तुम लोग सिर्फ मेरे काम आए। मैंने तुम सबका इस्तेमाल किया ताकि मैं ये रस्ट ईटिंग फंगी ढूंढ सकूं। उसका इरादा साफ था, ये फंगस चुरा के सरकार को बेचना और बदले में मोटी दौलत कमाना।